अ, नमस्कार साथियों। अ, बहुत अधिक संभावना है कि चु अब जो है आचार संहिता लगने वाली है चुनावों के लिए। लेकिन जो वर्तमान में जो विषय बहुत अधिक चर्चा में बना हुआ है, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। और इस विषय पर विपक्ष या कम्युनिस्ट जो हैं, वो विचारधारा के लोग बहुत लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी इसका निर्णय आए, डेटा सार्वजनिक हो। मैं इस विषय को लेने का एक कारण ये भी था कि आज मैं दोपहर में कुछ अपने कम्युनिस्ट साथियों का पोस्ट पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा कि देखो पाकिस्तान से भी भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है। तो मुझे मतलब थोड़ा-सा अजीब लगा कि भई दुनिया में पिटने के लिए कौन पैसा देता है? क्योंकि पाकिस्तान पर तो जाकर के भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी और ऐसा देश चंदा दे रहा है जो भुखमरी की स्थिति पे है। पूरी दुनिया से माँग रहा है और भारत को आकर के चंदा दे रहा है। तो मुझे लगा कि ये जो है चुनावी समय है और चुनावी समय में ये होता ही है कि झूठे आरोप लगाए जाते हैं, प्रचार-प्रसार किया जाता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं चलती रहती हैं। ये भी दिखाता है कि भारत में राजनीति का स्तर जो है वो किस इस मतलब कितना नीचे जा रहा है, कितना निकृष्टतम स्तर पर जा रहा है। पर वास्तविकता क्या है हम उसके अनुसार चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एसबीआई को आदेश दिए थे इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पे जो भी डेटा है उसको सार्वजनिक करने के लिए कि किसने कितने चंदा दिया है, किसको दिया है चंदा। तो उस समय हमने देखा कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से समय माँगा था, 15 तारीख का समय माँगा था। लेकिन जो है उसके वो पहले तो उन्होंने कहा था कि हम मई तक जो है डेटा को सार्वजनिक कर देंगे। लेकिन विपक्ष ने इस पे बड़ा हंगामा किया कि जब चुनाव निकल जाएगा, तो इसका प्रभाव क्या रहेगा? तो फिर उसके बाद जो है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आप जो है डेटा को आप सार्वजनिक करिए जितना जल्दी-जल्दी हो सके और 15 तारीख का समय दिया था। लेकिन एसबीआई ने ये इस काम को एक ही दिन में निपटा दिया और 12 तारीख तक जो है सारा काम निपटा करके, सारा का सारा जो डेटा था उसको कलेक्ट करके सबमिट कर दिया। 14 तारीख को ये डेटा जो है सार्वजनिक हो गया। जैसे ही ये डेटा सार्वजनिक हुआ तो जो विपक्षी दल हैं, कम्युनिस्ट हैं और अन्य कई विचारधारा के जो लोग हैं, वो फटाफट जो है एसबीआई की वेबसाइट पे गए और उन्होंने देखने का प्रयास किया किसको कितना चंदा मिला हुआ है। और एक साथ इतने लोगों ने सर्च मारा कि जो वो वेबसाइट थी, वो वेबसाइट ही हैंग हो गई। हालाँकि सबको ये तो पहले से पता था ये बात जब एसबीआई ने डेटा को सार्वजनिक नहीं किया था, उससे पहले से भी सबको पता था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक चंदा तो मिला ही है। और लगभग-लगभग 6,000 करोड़ के आस-पास का जो चंदा है, वो भारतीय जनता पार्टी को मिला था। इसके अलावा जो है कांग्रेस पार्टी को लगभग 1400 करोड़ के आस-पास का चंदा मिला। एक जो है राज्य की पार्टी होते हुए भी, एक राज्य तक सीमित होते हुए भी अगर तृणमूल कांग्रेस को देखते हैं, तो तृणमूल कांग्रेस को लगभग-लगभग जो है वो 1100 करोड़ का चंदा मिला है। तो दोनों में बड़ा अंतर दिखाई देता है। एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसको 6,000 करोड़ मिला है और एक राज्य स्तर की पार्टी है, उसको भी 1100 करोड़ का जो चंदा है, वो मिला हुआ है। इसी तरह से हम देखते हैं आम आदमी पार्टी को भी लगभग 65-70 करोड़ रुपए और कई आरजेडी को, कई सारी पार्टियों को जो है तमाम तरह की पार्टियों को चंदा मिला है। जो सबका जो इंटरेस्ट था, जिसको सब जानने में उत्सुक थे और जिसके लिए लगातार लोग प्रयास कर रहे थे, वो ये जानना चाह रहे थे कि आखिर चंदा किसके द्वारा दिया गया है और चंदा किसको दिया क्या कर रहे हो? चंदा किसके द्वारा दिया गया है और चंदा किस-किस को मिला है, किस-किस कंपनी ने किसको चंदा दिया है। हालाँकि एसबीआई ने अभी तक भी ये सार्वजनिक नहीं किया है कि किस व्यक्ति के पास किस व्यक्ति ने किसको चंदा दिया है। 2 जानकारी तो मिल गई है, एक तो ये मिल गई है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। दूसरा ये भी मिल गया है कि किस-किस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए पैसा दिया है। लेकिन ये अभी तक पता नहीं चला है कि जो किसने किसको पैसा दिया है। तो 2 बातें सामने आ गई हैं कि पैसा किस-किस कंपनी ने दिया है, दूसरा किन वो कहते हैं किन-किन पार्टियों को मिला है, लेकिन किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया है, ये अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो एक इसमें जो प्रश्न खड़ा होता है, जब मैं इस विषय पर विचार कर रहा था, तो मुझे लगा कि एक तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी की जो बात आती है कि कोई भी सूचना निकाल सकता है,
उसका एक तरह से जो है हमें अधिकार देता है। दूसरी तरफ वही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट टू प्राइवेसी की बात करता है कि जो गोपनीयता आपका जो है वह संवैधानिक अधिकार है, मौलिक वो सॉरी संवैधानिक अधिकार है गोपनीयता। तो अब यहाँ पर जब मैंने इस विषय को विचार किया कि कोई व्यक्ति चंदा देना चाहता है और वो निजता रखना चाहता है, तो फिर वो सार्वजनिक यदि करता है तो क्या उसके राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होता है? ये एक ऐसा विषय है जिस पर आप लोग भी थोड़ा-थोड़ा अपना विचार रखेंगे कि भाई एक तरफ हमको राइट टू प्राइवेसी दी गई है, दूसरी तरफ राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये दोनों आपस में है कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन जो है किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया चंदा क्या होता है, एक तरह से अपनी स्वेच्छा से दिया जाता है, बलपूर्वक नहीं दिया जाता है। लेकिन संविधान में ये दोनों चीज़ जो हैं वो विरोधाभासी लगती हैं। तो हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे, आप लोग चर्चा करेंगे तो बात खुलेगी कि क्या दोनों साथ-साथ चल सकते हैं अथवा नहीं चल सकते हैं अथवा किसी एक को रखा जा सकता है अथवा ऐसा हो सकता है कि कुछ जानकारी तो साझा की जाए और कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं जो जो प्राइवेसी होती है या पर्सनल है, उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो पब्लिक में होनी चाहिए पब्लिक डोमेन में, उसको जानने का ही हमको अधिकार है अर्थात राइट टू इन्फॉर्मेशन की भी अपनी कुछ सीमाएँ हैं कि नहीं हैं। तो दोनों में किस तरह से तालमेल बैठेगा, उस पर आप लोगों के सुझाव सादर आमंत्रित रहेंगे। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो है क्या? तो देखिए सन 2018 में क्या हुआ भारत सरकार को जब ये लगा कि पार्टियों को चंदा तो जाता ही जाता है। पार्टियों को जब चंदा जाता है, तो वो क्या होता है 2 नंबर का भी चंदा जाता है और टेबल के नीचे से पैसा जाता है या घूसखोरी से जाता है या कई तरीके से जो पार्टियाँ चंदा तो लेती ही लेती हैं। तो भारत सरकार ने काम किया कि इस चंदे को एक सिस्टमैटिक रूप दे दिया जाए। सिस्टमैटिक रूप का मतलब है कि अगर किसी पार्टी को चंदा लेना ही है, तो सबसे पहले वो जो है एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगी, वो एसबीआई के पास जाएगी और वो जो कंपनी है, वो जिसको चंदा देना है, कंपनी एक इलेक्टोरल बॉन्ड लेगी। बॉन्ड लेने के बाद वो बॉन्ड लेकर के किसी भी पार्टी को जाकर के वो बॉन्ड दे सकते हैं। इसके लिए एक समय सीमा जो निर्धारित की गई कि 15 दिन में आप जो है बॉन्ड किसी को दे देना है। अगर 15 दिन में आप किसी भी पार्टी को बॉन्ड नहीं देते हैं, जो आपने बॉन्ड लिया है एसबीआई से, तो आपका जो जो भी पैसा है, बॉन्ड का पैसा जितना भी रहेगा, वो सारा का सारा जो है प्रधानमंत्री कोष में चला जाएगा। ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ। एक तरह का जो है चंदे के लिए कानून बनाया गया कि इस तरह से चंदा जो है राजनीतिक पार्टियों को मिल सकता है। इसका जो फ़ायदा था वो ये था कि पहले जो लोग टैक्स से रिबेट करने के लिए, टैक्स से बचने के लिए जो है 2 नंबर का पैसा दे देते थे। अब वही जाकर के पैसा उनको स्टेट बैंक के द्वारा, एसबीआई के द्वारा देना पड़ता है। जब वो एसबीआई जाते हैं तो उनको जो टैक्स देना पड़ता है, जो रिबेट उनको मिल जाती थी, अब वो रिबेट मिलना मुश्किल हो गई। यानी कि एक तरह से पारदर्शिता को लाने के लिए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया था। लेकिन जब ये लिस्ट सामने आई तो इस लिस्ट में देखा गया कि किस-किस कंपनी ने जो है कितना-कितना पैसा दिया है। तो इसमें हमने अगर भारतीय जनता पार्टी को देखा तो लगभग-लगभग 6,000 करोड़ के आस-पास का जो चंदा है वो मिला है। जबकि टोटल जो चंदा आया है वो 9,000 करोड़ के आस-पास का चंदा है। तो 9,000 करोड़ में से भारतीय जनता पार्टी को जो है वो 6,000 करोड़ का चंदा मिला है। और बाकी जितनी जितनी भी अन्य पार्टियाँ हैं उसमें 3,000 करोड़ का चंदा मिला है। तो जो नाम सार्वजनिक किए गए हैं अब तक, ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसने किसको चंदा दिया है। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट होती है कि चाहे क चंदा किसी ने किसी को भी दिया हो, उसमें सर्वाधिक चंदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिला है, ये तो स्पष्ट होता है। लेकिन अभी किस व्यक्ति ने किस पार्टी को दिया है, किस कंपनी ने दिया है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। तो इसमें एक कंपनी है जिसका नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी। इस कंपनी ने अकेले ही लगभग 1360 करोड़ के आसपास का वो चंदा जो है दिया है 9,000 करोड़ के चंदे में से। इसी तरह से हम देखते हैं एक मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी है, जिसने लगभग 950 या 900 67 ऐसी कुछ आंकड़ा है, उसके आसपास का जो चंदा है
वो दिया है। इसी तरह से सिप्ला कंपनी है, बजाज है, सन फार्मा है, कई तरह की दवाइयाँ की कंपनी है, मेडिसिन की कंपनियाँ थी, उन्होंने भी जो है एक तरह से बहुत सारा चंदा दिया हुआ है। लक्ष्मी मित्तल जैसे उद्योगपति हैं, उन्होंने भी राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग किया है। ये क्लियर नहीं हुआ है कि जिन्होंने फंडिंग की है वो हमारे जो लक्ष्मी मित्तल जी हैं, वो फंडिंग हुई किसको है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि इन लोगों ने चंदा दिया है। जो सबसे बड़ी बात इसमें जो चौंकाने वाली बात जो निकल करके आई है, जिसके लिए पूरा विपक्ष इंतजार कर रहा था, सारे कम्युनिस्ट, सारे धूर्त, सारे बुद्धिजीवी लगे हुए थे, और जैसे ही लिस्ट आई तो उन्होंने कंट्रोल एफ करके उसमें सर्च मारना शुरू किया फटाफट फटाफट, कि कहीं इस लिस्ट में हमको अंबानी और अदानी का नाम मिल जाए। लेकिन मजे की बात है कि पूरी लिस्ट में अंबानी और अदानी का नाम ही नहीं मिला। जाओ। तो हाँ, कोई बात नहीं, जाओ। तो पूरी लिस्ट में अंबानी और अदानी का नाम ही नहीं मिला। अब ये एक बड़ा जो है प्रश्न खड़ा होता है कि भई जब जब इतने सबने राजनैतिक रूप से को पार्टियों को चंदा दिया है, क्या ये दोनों इतने दूध के धुले हैं? क्या इन्हें पहले से पता था कि ये नाम सार्वजनिक हो जाएँगे, कि इन्होंने कोई चंदा नहीं दिया है? जबकि सबने जितने भी और कंपनियाँ छोटी-छोटी कंपनियों ने दिया है, और व्यक्तिगत रूप से भी किसी ने 5 करोड़ का चंदा, किसी ने 10 करोड़ का भी चंदा दिया है। बड़ी-बड़ी कंपनियों का जो चंदा है वो तो अलग है। लेकिन कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से 5 करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ इस तरह से भी चंदे दिए हैं। लेकिन उसके बाद भी इन दोनों का जब नाम नहीं मिलता है, अंबानी का, अदानी का, तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि इन्होंने चंदा दिया नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि चंदा दिया हो लेकिन चंदा अपने नाम से ना दे करके किसी सेल पार्टी यानी फर्जी कंपनी के नाम से दिया है। मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि ग्राउंड पे एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है, जो कोई प्रोडक्शन ही नहीं करती है, जिसका कुछ भी नहीं है, ऐसी फर्जी कंपनी ने के नाम से जो है चंदा दिया गया है। हालाँकि ये जो है अपने आप में एक जाँच का विषय है, जब जाँच होगी तो खुलेगा। अभी इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। एक और बड़ा चौंकाने वाला जो खुलासा हुआ, समाजवादी पार्टी के एक नेता ने बड़ा आरोप लगाया कि देखो, भारतीय जनता पार्टी को जो है पाकिस्तान की एक कंपनी है हब पावर, 2019 में इस कंपनी ने 95 लाख रुपए का जो है चंदा दिया है। ये जो है आरोप लगाया गया समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा। उसके बाद जो है कई राजनेताओं ने तुरंत लपक लिया, ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वायरल होने लग गया। और विपक्ष का तो आप जानते ही हैं कि विपक्ष ने भी उसको प्रयास किया, लेकिन जो हम चरित्र देखते हैं, कम्युनिस्टों का चरित्र है। कम्युनिस्टों का चरित्र ही ऐसा है कि धूर्तता का चरित्र है। उन्होंने इसको इतना मोबालाइज़ कर दिया, इतना ज़्यादा फैलाने की कोशिश किया कि देखो, ये तो पाकिस्तान के साथ साठगांठ है, ये तो देश विरोधी गतिविधियों में है, देशद्रोही गतिविधियों में है। आज ऐसी ही पोस्ट हमारे कुछ कम्युनिस्ट मित्रों ने भी डाली थी, जो मैं पढ़ रहा था। तो मुझे लगा कि क्या इसमें सच्चाई क्या है, इसको जानने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में कुछ ही देर के बाद जब ये कहा गया कि पाकिस्तान से भारतीय जनता पार्टी को 95 लाख रुपए मिले हैं, हब पावर नाम की किसी कंपनी ने। जब ये बात आई तो उसके कुछ देर के बाद ही जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया, इस बात की सूचना दे दी कि पाकिस्तान से भारत में कोई पैसा नहीं आया है, और ये संभव भी नहीं है, क्योंकि एसबीआई जो बॉन्ड देती है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है किसी भारत की कंपनी जब जाएगी, कंपनी जाएगी तो कंपनी को उसके ऑफिस में मिलेगा। पाकिस्तान की कंपनी कहाँ से आकर के भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकती है? तो ये एक सामान्य सी चीज़ थी, जो समझने की चीज़ थी, तर्क की चीज़ थी, लेकिन उसका भी प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि सामने है चुनाव, और चुनाव से पहले इस तरह की धूर्तता की ही जाती है। जब और ज़्यादा इसकी जाँच-पड़ताल की गई तो ये पता चला कि ये जो कंपनी है पावर हब नाम की जो कंपनी है, ये भारत की ही रजिस्टर्ड कंपनी है, और रवि मेहरा नाम के किसी व्यक्ति के द्वारा ये कंपनी जो है संचालित है। तो ये राजनीति का जो हम देख रहे हैं कि निकृष्टतम नीचता का जो स्तर, जो नीचे स्तर जा रहा है, कि किस तरह से झूठ फैला करके, भ्रम फैला करके इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो है आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। हालाँकि कम्युनिस्टों के बारे में तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो तो इन सब चीज़ों में माहिर हैं। लेकिन किसी पार्टी पर बिना तथ्यों के, बिना जाँच-पड़ताल के देशद्रोह का आरोप लगा देना, ये एक गंभीर मामला है। तो हरीश साल्वे जी ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया था कि हम लोग जो है चंदा किसके द्वारा दिया गया है, उसका अभी अभी तक नाम नहीं दे पाएँगे। हम ये दे सकते हैं कितना चंदा आया है,
किस किस के द्वारा आया, लेकिन किसने किसको दिया है ये अभी नहीं हुआ। इसको डेटा को मैच करने में टाइम लगेगा। इसका अर्थ ये भी है कि जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इस बात के लिए कि कौन कौन किसके पक्ष में है, अंबानी अदानी ने दिया है कि नहीं दिया है, किस राजनेता को या किस पार्टी को किस व्यक्ति ने दिया है, इसका भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। एक जो सबसे बड़ा जो चंदा आया है वो आया है 1300 करोड़ का चंदा आया है। वो कर्नाटक में ही कोई व्यक्ति है, सेंटियागो मार्टिन नाम का व्यक्ति है। इसी ये व्यक्ति क्या करता है कि एक तरह से आप जुआ कहिए या स्टॉक बाजार में, शेयर बाजार में जो भी पैसा वगैरह लगाते हैं, तो उस चीज का ये एक्सपर्ट है। इस व्यक्ति के द्वारा जो है इसको जो है 1300 करोड़ के आसपास का सबसे बड़ा चंदा दिया गया है। तो इससे एक बात तो निकल के आती है कि 1300 करोड़ का चंदा दिया गया, किस पार्टी को गया है ये नहीं पता है। बहुत अधिक संभावना बनती है कि भारतीय जनता पार्टी को ही गया हो। इसकी संभावना बनती है इसलिए क्योंकि 9000 करोड़ में से 6000 करोड़ का चंदा तो जो है वो बीजेपी को मिला है। अब ये प्रश्न जो खड़ा होता है कि क्या जो चंदा है उसे किसी प्रकार से रोका जा सकता है। आप चंदा तो पहले भी आता था और टेबल के नीचे से आता था, पीछे से आता था और कई तरीके से आता था। तो अब उस चंदे को एक तरह से टैक्सेशन में दे दिया गया है कि वो चंदा आप जाएंगे एसबीआई के पास, बॉन्ड खरीदेंगे, बॉन्ड खरीदते समय आपको उस पे जो है जो भी टैक्स लगेगा वो लगेगा। उसके बाद आप जाएंगे और जिस पार्टी को आपको चंदा देना है उस पार्टी को जाकर के आप वो बॉन्ड दे देंगे। वो बॉन्ड जाकर के फिर पार्टी का जो भी जिसको भी दिया जाएगा वो पार्टी जाकर के वहां से एसबीआई से पैसा ले सकती है उसके बदले में। ये वैसी ही प्रक्रिया है कि मान लीजिए कि मेरे पास कुछ पैसा है और मैं चाहता हूं कि कोई मेरा मित्र है और वो जाकर के सिनेमा में वहां पर जाकर के मूवी देखे। तो उसने जाकर के डायरेक्ट टिकट नहीं लिया, मैंने क्या किया, मैं गया, मैंने पैसा दिया और मैंने एक टिकट लिया और टिकट ला करके मैंने अपने मित्र को दे दिया कि ठीक है आप जाकर के देख लीजिएगा। अब वो जाता है, उसको पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्या करता है बस वो उस पर्ची को दिखाता है और वो जो पर्ची उसे टिकट जो मिला हुआ है उस टिकट के आधार पर उसको जो है वो सुविधा मिल जाती है, वो भी देख सकता है। यहाँ पर जब इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा जाता है तो उस समय टैक्स भी देना पड़ता है। बाद में वो व्यक्ति उस बॉन्ड को ले जाता है और जा करके जिस पार्टी को देना है दे देता है। ये बात ठीक है कि देखिए एसबीआई के पास तो सारा आंकड़ा होगा ही होगा। एसबीआई के पास ये भी होगा कि कितना चंदा आया है, किसने दिया है और किसने किस पार्टी को दिया है, किस किस व्यक्ति को दिया है, इसका भी चंदा है। लेकिन धीरे धीरे ये भी सार्वजनिक हो जाएगा। मुझे जो लगा इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए वो ये चर्चा करनी चाहिए कि हमें ये देखना है कि दो बात, हमें दो चीजें देखनी चाहिए। एक तो राइट टू प्राइवेसी है, एक राइट टू इंफॉर्मेशन है। ये दो चीजें हैं। तो इन दोनों चीजों के बीच कैसे तालमेल बैठेगा, एक तो ये मेरा प्रश्न है। इस पर आप लोग जब चर्चा करेंगे तो आगे बढ़ेगी। दूसरा दूसरा जो मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ चर्चा करना वो इस विषय पर इलेक्ट्रल बॉन्ड कितना उचित है, क्योंकि चंदा तो देखिए हर पार्टी को मिलना ही मिलना है, चंदे को रोका नहीं जा सकता। तो उसे अगर लीगलाइज कर दिया जाए, सही तरीका दे दिया जाए, उस पर टैक्सेशन होता है तो क्या दिक्कत है। और दूसरा है कि इस एसबीआई के थ्रू जा रहा है तो इस बात की संभावना भी बहुत कम हो जाती है कि फॉरेन फंडिंग होगी या बाहर से कहीं से आएगा। तो ये कितना सही है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू पार्टियों को चंदा दिया जाए। और अगर किसी पार्टी को ज्यादा मिलता है तो ये क्यों मानकर चला जाए कि वो भ्रष्टाचार किया है या गलत तरीके से पैसा लिया। यह भी तो माना जा सकता है कि वह पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, लोग उससे प्रभावित इतना है कि लोग उसको पैसा दे रहे हैं। अन्य को पैसा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि लोग उनसे प्रभावित नहीं है, उनकी नीतियां ऐसी हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर पैसा मिला है 6000 करोड़ रुपए, तो इसका मतलब ये मानना चाहिए कि बड़े बड़े उद्योगपति भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। समाज में कुछ लोगों ने 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ इस तरह से भी दिए हैं, उनका भी एक इंटरेस्ट बन रहा है। तो ये दो मेरे प्रश्न रहेंगे। और आप लोग जब इस चर्चा पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो फिर बात खुलेगी। और मैं इस चर्चा को यहीं जो है समाप्त करता हूँ। बाकी आप लोग अपने विचार रखेंगे तब फिर आगे हम लोग विषय को आगे बढ़ाएंगे। मैं कुछ बोलूं भाई साहब? जी बताइए। ये तो खैर इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा
ये ऐसा मुद्दा है, इससे हम पूरी की पूरी पॉलिटिकल डेमोग्राफी और पॉलिटिकल बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ। क्योंकि राजनीति एक ऐसा विषय है कि विरोधी ने कितना भी अच्छा काम किया है, आपको विरोध करना ही करना है। और दूसरी एक सबसे बड़ी विडंबना ये भी है कि जिसको राजनीतिक हित साधने हैं वह किसी भी कार्य के विरोध में इस तरीके से उसको भ्रष्टाचार दिखा सकता है जिसका कोई मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जी जी, सही कह रहे हैं। मैं कुछ आंकड़ों के साथ आपके सामने रिकॉर्ड रखना चाहूंगा। बिल्कुल। एडीआर एक संस्था है जिसके कहने से ही चुनावी बॉन्ड की सारी जानकारी सर्वोच्च न्यायालय ने पब्लिक डोमेन में देने की बात कही। वही संस्था यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर, उसने 2004-05 वित्तीय वर्ष 2004-05 और वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान राजनैतिक दलों को कुल कितना चंदा मिला और उस चंदे में से कितना धन ऐसा था जो अज्ञात सोर्स से आया था, उसकी एक जानकारी भी अपने वेबसाइट पर अपलोड की है। तो आप ये समझिए कि इन 10 वर्षों में यानी 2004-05 के अप्रैल यानी वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू होता है, 2004 अप्रैल से मार्च 2005, ये एक वित्तीय वर्ष ले लीजिए, और अंतिम वित्तीय वर्ष 2014 और 15 यानी मार्च 2015 तक कुल जो मतलब कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको 7,833 करोड़ रुपए अज्ञात सोर्सों से प्राप्त हुए। अज्ञात सोर्स मतलब ऐसे सोर्स, ऐसी जगहों से पैसा प्राप्त हुआ जिसका कोई डिटेल किसी के पास नहीं, मतलब किसने दिया ये नहीं मालूम। रमेश ने दिया, सुरेश ने दिया, कौन रमेश कौन सुरेश, वो मैं भी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है। ऐसे सोर्स से उनको 7,833 करोड़ रुपए मिले। अब आप ये समझिए कि जो कांग्रेस है, मतलब ये अगर मैं कुल सभी पार्टियों की जितना पैसा ज्ञात सोर्स और अज्ञात सोर्स से मिला है अगर वो देखा जाए तो ये अमाउंट 69% है, यानी 7,833 करोड़ रुपए कुल मिले हुए दान का कुल मिले हुए चंदे का 69% ही है। इस यानी कि इसके अलावा भी कुछ ऐसा पैसा उनको मिला है, आप मान के चलिए लगभग 31%, जो कि ज्ञात सोर्सों से मिला हुआ है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि ये अज्ञात सोर्सों से जो मिला हुआ है पैसा वो किसको कितना मिला हुआ है, तो 83% हिस्सा इस पूरे 11 साल के दौरान जो 83% अज्ञात सोर्सों से मिला हुआ पैसा है, 3,323 करोड़ रुपए, ये कांग्रेस को मिला है। यानी कांग्रेस को सिर्फ 17% ऐसे लोगों ने चंदा दिया जिनकी आईडी कांग्रेस के पास है, यानी कि जिनका नाम पता देखा जा सकता है। ऐसे लोग सिर्फ 17% दिए हैं। बाकी 83% चंदा ऐसे लोगों से मिला है जिनका नाम ही नहीं पता। भाजपा को 65%, भाजपा का 65% हिस्सा यानी कि 2,126 करोड़ रुपए ऐसा था जो अज्ञात सोर्स से आया था। समाजवादी पार्टी को 766 करोड़ रुपए आए थे जो उनकी 94% था इसी समय के दौरान। शिरोमणि अकाली दल 88 करोड़ रुपए यानी कि 86% अज्ञात सोर्सों से प्राप्त हुआ था। अब आप समझिए इन सारे पैसों को जब भाजपा सत्ता में बैठती है तो वह महसूस करती है कि ये किसने पैसा दिया, किसको पैसा दिया। अब आप क्या समझते हैं, ये जो गांव में 10 रुपए 5 रुपए 1 रुपए लोगों से इकट्ठा किया जाता है, क्या वो अमाउंट इतना बड़ा हो सकता है? तो आप सिर्फ बच्चे हैं, मैं कह सकता हूं, राजनीतिक स्थितियों को, वर्तमान के परिस्थितियों को आप अच्छे से नहीं समझ रहे। ये सारा पैसा ऐसा है जो ब्लैक मनी के रूप में पॉलिटिकल पार्टियों को मिलता है और ये ठेकेदारों से गरीबों का धन लूट करके या लोगों को भ्रष्टाचार करके यह पैसा इकट्ठा किया जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको एक तरीका सोचा कि किस तरीके से हम चंदा लें और लेते हुए गोपनीयता की भी जानकारी रखें। अच्छा, चंदा लेने में गोपनीयता की जानकारी की क्या जरूरत है? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि सपा सरकार ने
अनिल अंबानी से बहुत अच्छी मित्रता थी। अनिल अंबानी को मुलायम सिंह सरकार ने और सपा सरकार ने बहुत सारे उपहार दिए, जिसमें एक जगह है चिलौली, क्या नाम है उसका, वहां पे उनको एक फैक्ट्री के लिए काफी जगह एक्वायर किया उन्होंने, और पूरे यूपी में हर जगह रिलायंस पेट्रोल पंप खुल गए। ये सपा के साथ उनकी कैलकुलेशंस थी। और चंदा जो उन्होंने दिया वो एक अच्छे मात्रा में सपा को दिया था। यह बात सत्ता में बैठने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती को पता चली, और मायावती को पता चलने के बाद अंबानी के सारे पेट्रोल टंकी सिर्फ हाथी के डब्बे बने रह गए। वो सिर्फ खा रहा था और उसका उपयोग कहीं कोई नहीं हो पाया। अब आप समझिए, और उनका जहां फैक्ट्री के लिए जमीन एक्वायर की थी, इतने मुकदमे हो गए कि वो फैक्ट्री भी नहीं शुरू हो पाई। हुआ क्यों? सिर्फ मायावती को पता चल गया कि मुझे चंदा कम मिला, सपा को चंदा ज्यादा मिला, इसलिए अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी एक समय में बराबर संपत्ति लेकर साथ में खड़े हुए बिजनेस शुरू किया। और अनिल अंबानी आज उनसे कई कदम पीछे चले गए और मुकेश अंबानी आगे हैं, ये अलग बात है। लेकिन जो ये पार्टियों के बीच में लोगों को चंदा लेने और देने को लेकर जो दुश्मनी पनपती है, सत्ता का दुरुपयोग करके अगर किसी को सत्ता की मलाई खिलाई जाती है तो सत्ता का जूता भी वही आदमी खाता है। सीधी सी बात आप ये समझिए। अब इसको एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि चंदा तो लेना मजबूरी है, चंदा आएगा ही आएगा, और वह चंदा एक नंबर 1 का पैसा आए, नंबर 2 का पैसा ना आए, और लोगों की प्राइवेसी भी मेंटेन रहे। इसका एक प्रपोजल मोदी सरकार ने बनाया। अब आप देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का कैसे खरीदा जाता है, कैसे दिया जाता है, कैसे पॉलिटिकल पार्टियां लेती हैं, यह भी एक बड़ा कठिन काम है, इसको इतना आसान ना समझिए। अब आप समझिए, अगर किसी को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना है तो ये समझिए ठीक वैसे ही है जैसे कि पोस्ट ऑफिस का टिकट। आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस में, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस में, आपने डिमांड करी कि हमें इतने रुपए का टिकट चाहिए। एक आदमी गया एसबीआई के चुनिंदा ब्रांच में, उन्होंने कहा कि मुझे फलाना इतने अमाउंट का इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए। तो अब बैंक उनसे कहेगा आप अपनी केवाईसी कंप्लीट करो और पैसा जमा करो। आदमी, जो व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना चाहता है, वो पैसा जमा करता है, पूरी केवाईसी जमा करता है। केवाईसी मतलब वैसे ही जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आप जमा करके केवाईसी कराते हो, वैसे ही उस व्यक्ति की केवाईसी होती है, और वो पैसा जमा करके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। मान लीजिए 10 इलेक्टोरल बॉन्ड किसी एक अमाउंट का, मान लीजिए 10 रुपए का, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि 100 रुपए का उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, 10-10 रुपए के 10। अब वो जाता है पॉलिटिकल पार्टी के पास, किसी पॉलिटिकल पार्टी को 7 देता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को 3 देता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को 1 देता है। ये एसबीआई को नहीं पता है। अब सीरियल नंबर नोट करके एसबीआई ने उनको दे दिया कि फलाना सीरियल नंबर से फलाना सीरियल नंबर तक, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या का, मैंने एक व्यक्ति हमारे पास आए थे, 100 रुपए का उन्होंने खरीदा था, मैंने उनको दे दिया। अब अगला व्यक्ति उन 10 इलेक्टोरल बॉन्ड्स को किस पार्टी को कितना दिया, ये एसबीआई को नहीं मालूम है। अब वो पॉलिटिकल पार्टी जब जाती है बैंक में और फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड प्रोड्यूस करती है, उनको देती है, उनके सामने रखती है कि साहब ये देखिए मेरे पास 2 इलेक्टोरल बॉन्ड है और ये 20 रुपए मेरे बने, 20 रुपए मुझे दीजिए। तो बैंक क्या करती है, किस पॉलिटिकल पार्टी ने कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है ये रख करके उसको पैसा दे देती है। इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा मिल जाता है। यह पूरी तरीके से अंधेरे में है। ये पॉलिटिकल पार्टियां जानती हैं किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है, क्योंकि बॉन्ड तो उन्होंने लिया है, पैसा उन्होंने खरीदा है, और वो बॉन्ड भी एसबीआई से उस व्यक्ति ने खरीदा है, यानी कि एसबीआई भी जानती है कि फलाना व्यक्ति ने इतने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। अब यहां पे गोपनीयता सिर्फ इतनी है कि किस व्यक्ति ने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, ये अंधेरे में है मसला। अब ये ऐसा नहीं है कि एसबीआई नहीं निकाल सकती, एसबीआई के पास पूरा रिकॉर्ड है। उसको इकट्ठा करके सीक्वेंसिंग बनाने में ये इतना आसान भी नहीं है कि हम इतनी जल्दी से सारी चीज, सारा इलेक्टोरल बॉन्ड का सीक्वेंस नोट करें, और दूसरे 29 ब्रांच है,
एसबीआई के ही ब्रांच है, लेकिन वो 29 ब्रांच है। किस ब्रांच से वो सीरियल नंबर खरीदा गया है, जिस सीरियल नंबर को आज बसपा या फिर कांग्रेस ले रही है या भाजपा ले रही है, ये सीरियल नंबर किस ब्रांच से इशू हुआ है और उस ब्रांच से किसने खरीदा है, इसको मैच कराना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। कहने की बात है, सुप्रीम कोर्ट का डंडा जैसे चलता है वो चल गया, तो एसबीआई ने भी क्लियर कर दिया कि हम आपको यही जानकारी दे सकते हैं, वही जानकारी दिया। अब इसको लेकर के विपक्षी पार्टियां या फिर मोदी को घेरने वाले लोग जिस तरीके से अंट संट सवाल खड़े कर रहे हैं या सरकार को घेरने की बात कर रहे हैं, मुझे उनकी मंशा पर संदेह होता है कि क्या वास्तव में वो देश के हित में कुछ सोचना चाह रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का बिल्कुल विरोध करिए, लेकिन आप कोई एक विकल्प तो दीजिए कि आप चंदा लेंगे कैसे। अगर आप उसी भ्रष्टाचार वाली व्यवस्था को चाहते हो जिसमें 10-10 रुपए की पर्चियां काट करके कोई आदमी 100 रुपए लेकर आया, 10-10 रुपए की आपने उसको 10 पर्चियां काट के दे दी और नाम सुरेश, रमेश, दिनेश किसके नाम से भी काट दिया। वास्तव में देश में एक भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक व्यवस्था खड़ी हो सके, इसकी पहल करना भी एक तरीके से मान के चलिए आज भाजपा इसका एक ड्रॉबैक उठा रही है। मैं मानता हूं कि इन विषयों को और ज्यादा समझदारी से चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ विरोध करने के नाम पर विरोध करना कतई उचित नहीं है। इसी में एक बात मैं जोड़ सकता हूं, 2 मिनट की बात और है ब्रिजेश जी। हाँ बोलिए बोलिए। बस 2 मिनट की बात और है। बिल्कुल। एक एक बात और मेरे एक लेख मेरी जानकारी में और आया, जिसमें यह कहा गया था कि एक ऐसी कंपनी जिसने अपना वैक्सीन बनाया था, कोविड वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट, उसने 52 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। ये एसबीआई ने रिकॉर्ड दे दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड 52 करोड़ रुपए का खरीदा। अब वो भाजपा के पास कितना गया ये एसबीआई बताएगी, या कांग्रेस के पास गया या सपा को दिया या बसपा को दिया या किसी अन्य पार्टी को दिया, ये एसबीआई बताएगी बाद में, अभी बताई नहीं है। इतना पता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने 52 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा था। ठीक है। अब ये देश का एक बहुत बड़ा जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये कोविड वैक्सीन के अप्रूवल के लिए दिया गया, और कोविड वैक्सीन पर जितने भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि हार्ट अटैक हो रहा है, ब्लड कोगुलेंट हुआ जा रहा है, ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, इस तरह की समस्याओं का आरोप लोग लगा रहे हैं कोविड वैक्सीन पर। लेकिन आपकी जानकारी मैं ये देना चाहता हूं कि सीरम इंस्टीट्यूट की जो ये वैक्सीन है, इसको खुद WHO ने अप्रूव किया है, भाजपा ने नहीं अप्रूव किया है। पहली बात आप ये समझिए। दूसरी बात जो जरूरी चीज है कि जिसकी बात ये लोग करते हैं कि यूरोपियन नेशंस ने, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट के इस वैक्सीन को बैन किया था। आपको बता दूं कि उन्होंने आरोप लगाया था कि 1 लाख में से 1 व्यक्तियों का ये ब्लड कोगुलेंट कर देता है, यानी रक्त के थक्के जम जाते हैं और व्यक्ति का हार्ट अटैक हो जाता है और मर जाता है। ऐसा आरोप 1 लाख में से 1 व्यक्तियों का हो सकता है। इस आधार पे यूरोपियन यूनियन ने इस पर बैन लगाया था। लेकिन जब सीरम इंस्टीट्यूट ने पूरी इंफॉर्मेशन, वैक्सीन कैसे डेवलप हुआ और उसके पीछे की सारी जांच प्रक्रिया, सब कुछ उनके सामने रखा, तो ठीक 47 दिन बाद यूरोपियन नेशन जो यूनियन है, यूरोपियन यूनियन ने अपने वैन को वापस ले लिया था और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीनें यूरोपियन कंट्रीज में भी लगी थी। जिस तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिस तरीके से ये लोग बेवजह सरकार को बदनाम करने के लिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, इनकी मंशा पर संदेह होता है, इनकी नीयत पर संदेह होता है कि वास्तव में ये देश के लिए, कहीं भी लोकहित के लिए, लोगों के लिए कितना समर्पित है, कितना समझ रखते हैं। ये बड़ा कंफ्यूज करता है। मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इनको किस तरीके से ठीक कहा जाए या खराब कहा जाए।
ये बड़ा कंफ्यूजिंग मैटर है। आज इतना बढ़िया विषय आपने चयन किया था, मैं इस पे वास्तव में एक दिन विस्तार से चर्चा करना चाह रहा था। कुछ और लोग इस पर प्रश्नोत्तर करेंगे तो मेरे पास मुझे लगता है कि और भी बातें निकल कर आएंगी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, एक चीज और बता दें, इसी देश का एक बहुत बड़ा तबका, यानी कि जजेस का एक कमेटी है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है रिटायर्ड जजों का लेकर के, उन लोगों का यह कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम उजागर किया जाए किसने किसको चंदा दिया है, और सत्ताएं जैसे अनिल अंबानी के साथ किया वैसा इन लोगों के साथ करती हैं, तो नुकसान का कौन उठाएगा? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गुलजारी लाल नंदा जब इस देश के मुख्य प्रधानमंत्री थे, सॉरी नाम गुजराल साहब जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने रॉ की लिस्ट, जो रॉ ऑफिसर्स हमारे देश के खुफिया विभाग के ऑफिसर्स जो विदेशों में तैनात थे, उनकी पूरी की पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में डाल दिया था, और हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स मारे गए थे। हमारे इन्हीं किसानों के बच्चे थे जो आज सरकार के विरोध में खड़े हुए हैं। इन्हीं किसानों के बच्चे बहुत बुरी तरीके से मारे गए थे विदेशों में, जासूसी के नाम पर लोगों ने पकड़े और उनको मार दिए। ना तो हम गुजराल पर आरोप लगा सकते हैं, ना उनके डिसीजन पर कोई हम जुडिशरी सिस्टम कुछ हस्तक्षेप कर भी सकती है, और वो मामला गुजर भी गया। ऐसे ही कहीं सुप्रीम कोर्ट इस देश को बर्बाद, उसके इस डिसीजन से एक जो नया राजनीतिक माहौल बन रहा है एक दूसरे से बदला लेने का, कहीं ऐसा तो नहीं खड़ा हो रहा है? हमें इस पर भी बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम कितना न्यायपालिका को निरपेक्ष माने, कितना लोकहित में माने। ये भी एक प्रश्न मुद्दा खड़ा होता है। जी भाई साहब, ये इतना कहना था मुझे। बहुत धन्यवाद, आपने लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। अन्य किसी साथी का कोई प्रश्न है या कोई अपनी बात रखना चाहे? जी भैया जी। हेलो जी। हाँ, इसमें एक तो प्रश्न ये है कि पारदर्शिता का मापदंड कहाँ तक होना चाहिए, किन किन मामलों में पारदर्शिता होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां या मंदिर या मठ या चर्च, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनको जो चंदा दिया जाता है उनमें व्यक्ति या कंपनी कितने अधिकतम कितने प्रतिशत चंदा देने के लिए उपयुक्त है, उचित है, अपनी इनकम का कितना कितना भाग वो दे सकती है, ये भी एक निर्धारण होना चाहिए। क्योंकि यहाँ चंदा पर तो आप जितना चाहे उतना दे दीजिए। नहीं नहीं, ये लेकिन जितनी इनकम है, अब 100 रुपए इनकम है और 100 में से 98 रुपए चंदे के रूप में, ऐसे कैसे संभव है कि 98 रुपए चंदे के आपकी रूप में क्षमता देंगे? है, आप उतना देंगे ना। हाँ, तो लेकिन कई जगह ऐसा सुनने में आ रहा है, पढ़ा है ऐसा कई जगह, कि जो उनका टर्नओवर है उससे 90% चंदा दिया जा रहा है। तो ये इसका निर्धारण कैसे, क्या है, उचित देखिए, कितना होगा? आप चंदा तो बलपूर्वक नहीं लिया जाता है। चंदा तो आप 90% क्या 100% दे सकते हैं। चंदा तो आप अपना घर बेच कर दे सकते हैं। चंदा आपसे बलपूर्वक नहीं, जितना आपका सामर्थ्य, जितना आपको लगता है आप दे सकते हैं। कई लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और 1 रुपया चंदा नहीं देते हैं, और कोई लोग जो है जिनकी सैलरी हजारों में भी है, वो भी अच्छा खासा चंदा दे रहे हैं। चंदा के लिए किसी को मजबूर तो नहीं किया सकता है, लेकिन चंदा देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है, आप कहीं 1% दिया जाता है, जैसे मुसलमानों में भी देखेंगे आप तो वहाँ 1%, 5%, या हमारे यहाँ जो वेदों में दिया है कि 10% के आसपास अपनी हाँ इनकम का जो है वो दे देना चाहिए। लेकिन जब परिस्थिति ऐसी हो जाती है, जैसे 65 का सूखा पड़ा, या हमारी चीन के साथ जब लड़ाई हो गई, तो उस समय शास्त्री जी ने कह दिया कि एक टाइम का भोजन भी छोड़ दो, लोगों से कह दिया, लोगों ने जेवर तक दे दिए। या वो स्थिति आ जाती है जहां हम भामाशाह को देखते हैं, महाराणा प्रताप को देखते हैं, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार अपनी अपनी जान बचाएंगे उस समय, या फिर आप अपना घर बनाएंगे। लेकिन इतना पर्याप्त तो रखना चाहिए कि अपनी आजीविका चलता रहे, घर परिवार चलता रहे, और भविष्य में कोई भी आपातकाल पड़ सकता है, तो उसके लिए धन तो संचय करना आवश्यक है।
लेकिन कभी किसी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो उस समय आपको देखना पड़ता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है। तो वही स्थिति जब आई तो लोगों ने सोमवार का एक-एक दिन का व्रत रखना शुरू कर दिया, भोजन छोड़ दिया। तो डोनेशन जो है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको बलपूर्वक नहीं किया जा सकता। जब लोगों को कहा गया कि आप एक सोमवार का आप व्रत रखिए, तो किसी को बलपूर्वक नहीं कहा गया, आप रखना चाहते हैं रखिए। आप करोड़ों कमाइए, ₹1 मत दीजिए। और आप इसमें करो आप ये जी। जी, इसमें आपातकाल की स्थिति को छोड़ कर के बात कर रहा हूँ मैं। मैं ये आपातकाल को आपातकाल छोड़ की कर स्थिति है। मैं आपातकाल को छोड़ के बात कर रहा हूँ कि चंदा तो आप अपने हिसाब से देंगे, दूसरा कोई निर्धारित नहीं कर सकता। आपको अपनी परिस्थिति स्वयं देखनी है। आप नहीं, तय वैसे करेंगे कि समाज आपको का क्या कितना रोल देना है? है। जी, जी। मैं इसमें कुछ बोलूं मतलब शायद जी। जी, जी। जी, जी। भाई साहब देखिए, चंदा ये जो आपने कहा कि 90-90% लोग दे देते हैं। देखिए जो पैसा दे रहा है चंदा, देखिए स्वेच्छा से दिया जाता है। जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल। आप एक क्राइटेरिया बनाना वास्तव में चाहिए तो, लेकिन हाँ, वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए यंग इंडिया, आपने वो पूरा मामला सुना था नेशनल हेराल्ड वाला? जी, जी, सुना बिल्कुल। नेशनल हेराल्ड में आप देखेंगे यंग इंडिया नाम की एक कंपनी बनाई जाती है राहुल गांधी से, जिस राहुल गांधी उसके मतलब मेन होते हैं, एमडी होते हैं। जी, और जी। यंग इंडिया जिस दिन फॉर्म होती है, जिस दिन बनती है, उस दिन 10 करोड़ रुपए वो कांग्रेस को दे करके और नेशनल हेराल्ड की पूरी जमीन खरीद लेती है। जी, तो अब ये एक सवाल ये खड़ा होता है कि खरीदा कहाँ से, पैसा कहाँ से आया? जी। तो फिर पता चलता है कि यंग इंडिया चूंकि कंपनी है राहुल गांधी की, तो फिर वो जो है कांग्रेस पार्टी ने उनको डोनेट किया, कांग्रेस पार्टी ने उनको कहा कि आप बिजनेस कर सकते हो, उनका सहयोग किया। हम्म। तो ये तो लोग बना ही सकते हैं, वास्तव में बनना चाहिए। मैं आपकी बात से इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसा एक क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए कि कोई व्यक्ति के, अब आप ये समझिए जो करें, जो मैंने अभी आप चर्चा किया था कि 10 रुपए के 20 पर्ची कट गई और पता जी, चला जी। 200 रुपए का चंदा आ गया। ये तो वही हाँ, वाली बात है। अब उसको बिल्कुल। रेगुलराइज करने के लिए एक तरीका सरकार ने, मोदी सरकार ने निकाला, इलेक्टोरल बॉन्ड। उस जी, इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा और क्या हो सकता है, ये मुद्दा ही नहीं है, ये चर्चा ही नहीं है। जी, लोगों को बिल्कुल। लग ही नहीं रहा है कि हमें उस दिशा में भी सोचना चाहिए कि हम इस देश के ज्यादा से ज्यादा पैसे को नंबर 1 के टर्नओवर में लेकर के आए। जी, बिल्कुल। सारी पॉलिटिकल पार्टियां, इवन जो अपने आप को कहती हैं हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हम सीधे राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करते, हम तो सिर्फ पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, वो हम्म। भी इस तरह के बेवकूफी वाली हरकतें कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि नहीं, हम इलेक्टोरल बॉन्ड से भ्रष्टाचार कर लिया। हम कहते हैं ठीक है भाई, भ्रष्टाचार कर लिया, आप कोई रास्ता बताओ। तो वो कहते नहीं, मैं रास्ता जो बता रहा हूँ वही ठीक है। अरे भाई, आपका रास्ता ठीक है, ठीक बात है, उसको समझेंगे। अभी की वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा कौन सा तरीका है कि जिससे हम नंबर 1 में पैसे का टर्नओवर करें, ये पता चले कि वास्तव में किसने चंदा दिया है और किसको चंदा दिया है। अगर हम नाम खोल के अनिल अंबानी की तरीके पूरी देश की उद्योगपति वाली लॉबी, या ये कह लीजिए जिनके कंधे पे खड़े होकर हम कह रहे हैं कि हम विकसित भारत है, हम उनको बर्बाद करना चाह रहे हैं, तो एक अलग बात है। जी, बिल्कुल। अगर हमारा दृष्टिकोण यह है कि इस देश को हम पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देंगे, तो आप ऐसे हम्म। मुद्दे उठाते रहिए। सही बात है। तो एक विजन तो आपको देना ही होगा ना कि चंदा हम ले कैसे। वास्तव में चंदा से मना किया ही नहीं जा सकता, कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बिल्कुल, लोगों बिल्कुल। की भावनाओं के ऊपर निर्भर करता है। हम्म। अब वो गांधी जी की कहानी आती है कि जब चवन्नी आंदोलन चलाया था, उस समय एक बूढ़ी माता आई, कही मेरे पास यही 1 रुपया है और यही 1 रुपया मैंने दान दिया। गांधी जी ने कहा ये सबसे बड़ा दान है, क्योंकि बिल्कुल। इसके पास एक ही था, वो भी उसने दे दिया। सही, अब सही हम बात है। कोई एक पैरामीटर खींचेंगे, तो हाउ दैट इज पॉसिबल कि हम उसको कैसे रेगुलराइज कर पाएंगे? हाँ। ये जी भाई बिल्कुल साहब, और सत्य कोई बात है। प्रश्न आएगा तो चर्चा होगी। जी नमस्कार साहब। देखिए, पहले तो हम 2-3 चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखा कर रहे हैं। यदि हम किसी सुधारात्मक प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो किसी भी पार्टी विशेष को या उस तरह से ना लेकर के आए, केवल व्यवस्था के ऊपर बात करें। अब इलेक्ट्रो बॉन्ड जो आया है बिल्कुल सही है, मैं भी इसको बड़ा सुन रहा हूँ मीडिया के माध्यम से।
इसमें सही क्या है गलत क्या है, ये तो सही है कि मोदी जी लेकर के आए इसको और एक पारदर्शिता के रूप में लेकर के आए और सोचा कि इससे थोड़ी पारदर्शिता आएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो अपना एक विचार है और जो उन्होंने रखा है कि आप एक पैसा भी देते हैं और जो राजनीतिक पार्टियां उनको जो चंदा मिलता है वो पब्लिक डोनेट में क्यों नहीं जाना चाहिए, यानी पब्लिक को क्यों नहीं जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास कितना चंदा आया। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा ये है कि जितनी भी लगभग 30 कंपनियों ने चंदा इसमें दिया है बॉन्ड के माध्यम से, जो बड़ा बड़ा पैसा आया है, उसमें लगभग 16-17 कंपनियां ऐसी हैं जिनसे 3 महीने 4 महीने 6 महीने पहले उनके पास ईडी पहुंची थी और ईडी के द्वारा उनको कहीं ना कहीं इस तरह से कि आप गड़बड़ कर रहे हैं, आपके कागज पूरे नहीं है, आपका टैक्स जमा नहीं है और आप जो है कानून के दायरे में आते हैं। तो उसके बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मतलब जो है वो चंदा दिया गया है, बॉन्ड खरीद करके चंदा दिया गया। उसकी एक प्रक्रिया आपने रखी थी आदरणीय ज्ञानेंद्र जी ने, पूरी प्रक्रिया, चंदा आया है उनका। उसके बाद उसके तुरंत बाद जो कंपनियां, उसमें 16 कंपनियां ऐसी जिनको ईडी ने लिया था और ईडी के बाद चंदा दिया। संदेह बन जाता है थोड़ा सा, आज वो ईडी क्या कर रही है। दूसरा एक प्रश्न और खड़ा होता है इसी में कि उसमें 13 कंपनियां ऐसी हैं जिनको सीधा सीधा सरकार से कोई ना कोई लाभ, जैसे अभी 450 करोड़ किसी ने दिया, उनको 14,000 करोड़ का एक कोई वो मिला है टेंडर। तो ऐसी 16 कंपनियों में 13 कंपनियां ऐसी हैं, 16 कंपनियों को तो उन्होंने ईडी ने उनको घेरा, उसके बाद चंदा दिया है, और उसके बाद 13 कंपनियां उनमें ऐसी हैं जिनको सीधा सीधा लाभ 2-6 महीने के अंदर में कोई ना कोई टेंडर उनको मिल गया। तो एक कॉम्बिनेशन बनता है कि यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब गड़बड़। इसलिए थोड़ी सी ये बीजेपी सरकार जो है इस समय ठीक क्या नाम है घेरे में थोड़ी आ रही है इन 2-3 चीजों को लेकर के। बॉन्ड के ऊपर कोई नहीं बोल रहा है कि ज्यादा गड़बड़ है सड़बड़ है। दूसरी बात ये है, कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, और मैं बहुत ज्यादा चिल्लाऊं ईमानदारी 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 ईमानदारी, और दूसरा नहीं चिल्ला है ईमानदारी ईमानदारी। तो जो ईमानदारी के लिए चिल्ला रहा है ज्यादा, या जो बोल रहा है ज्यादा पारदर्शिता पारदर्शिता, यदि उसी के सानिध्य में या संरक्षण में या अध्यक्षता में उसकी जो है कहीं भी बेईमानी होती है तो उसकी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ज्यादा जिम्मेदारी बड़ी बन जाती है कि उसमें एक प्रश्न मीडिया खड़ी कर देती है कि आप ही ज्यादा बात करते हो ईमानदारी की, आप ही ज्यादा बात करते हो, तो आपके में भी ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब वैसे तो अवाम में देखा जाए तो सब नंगे हैं। जैसे एक व्यक्ति मैं कुछ भाई साहब एक उत्तर देना चाह रहा था आपकी बात का। जी बोलिए। एक बात आपने कहा कि ये तो मतलब पता होना चाहिए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला। ये तो बहुत पहले से है, ये आज से नहीं है। मेरे ख्याल से 50 साल पहले से या 20 साल पहले से सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने चंदे का पूरा डिटेल देती है कि हमको भी कितना चंदा मिला, कितना नंबर 1 में मिला, कितना नंबर 2 में मिला। नंबर 2 का मतलब व्यवस्था नहीं आदरणीय जी, अज्ञात सोर्स से। नहीं, ऐसा नहीं है, आप कोई थोड़ा सा ऐसी जानकारी व्यवस्था इकट्ठा नहीं है करिए। यहाँ ऐसा है, है कि उसमें भी नहीं आते ये लोग। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। नहीं, मैं चीजों को सुना गया था काफी, तो उसमें ये चीज आई थी कि भाई पब्लिक डोनेट में क्यों नहीं जाना चाहिए, मतलब पब्लिक को जानकारी आपको चुन रही है सरकार, कोई भी हो, तो जो जनता है उसके सामने तो प्रत्येक चीज की जानकारी केवल, मैं समझता हूं, मैं भी इस चीज को मानता हूं, केवल जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं और कुछ वैज्ञानिक पद्धति जो रिसर्च करते हैं वो चीज छोड़ करके मतलब बाकी डोनेट में होना ही चाहिए सब कुछ। तो वहां एक प्रश्न ये खड़ा हो जाता है। दूसरी मैं एक उदाहरण दे रहा था, जैसे एक व्यक्ति होता है ड्रिंक करता है और सामाजिक व्यक्ति होता है वो पीता ही है, और कोई व्यक्ति धार्मिक होता है और धार्मिक व्यक्ति पीते हुए यदि ड्रिंक या करते हुए देखा जाता है तो उसकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा मानी जाती है कि आप तो बुद्धिजीवी हैं, आप तो जहां तक बात बीजेपी की है, बीजेपी पारदर्शिता लाना चाहती है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, कोशिश भी करते हैं, व्यक्तिगत कोशिश आती है, करते हैं, मोदी जी का उनकी नियत पर शक नहीं कर सकते, लेकिन व्यवस्था में कहां गड़बड़ी है। तो उस व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि आपने 13 कंपनियों को, 16 कंपनियों पे ईडी गई, उसके बाद चंदा मिला, एक प्रश्न खड़ा हो गया। दूसरी बात ये, उन 16 कंपनियों में 13 कंपनियों को टेंडर दिए गए हैं। तो यहां पर ये दोनों बातों पे सरकार घिर रही है।
और यहाँ पर जो है स्पष्टीकरण उसमें फिर मांग ये कि जब कोई मतलब विपक्षियों की थोड़ा सा मिल रहा है पॉइंट कि भाई ये पूरा इनका देखा जाए, जो खाते हैं सीज कर दिए जाए, खाते क्या नाम है पता चलेगा इससे कि कितना इसमें घोटाला हुआ है, कितना गड़बड़ हुआ है, पूरे ये आप आने दीजिए पब्लिक डोनेट में तब इसका। तो यहाँ थोड़ी सी गोलमाल मिल रहा है, थोड़ा सा इस तरह से बस घिस रहे हैं। बाकी उनकी ठीक है, बॉन्ड वो बहुत बढ़िया लाए थे, ये बहुत अच्छी पारदर्शिता लाने होना चाहिए और व्यवस्था रहनी चाहिए। एक बात और भी है कि जहाँ सिरप वो जो कौन सा मतलब वैक्सीन वाली बात थी, तो भी थोड़ा सा संदेह ही बन रहा है कि भाई वो कह रहे हैं किस तरह से, और भी कंपनियां थी उनका नहीं आया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा पॉइंट तो बन रहा है और वो घिर रही है मतलब सरकार थोड़ी सी इस चीज पे। इनकी जिम्मेदारी ज्यादा ये बन जाती है कि ये पारदर्शिता की बात करते हैं और तो बाकी है ही सब गड़बड़। भाई जब इनसे पारदर्शिता की बात हम रखते हैं, ईमानदारी चाहते हैं कि भाई यही सब ठीक कर सकते हैं, तो उसमें जब यदि कोई प्रश्न चिन्ह बनता है तो जवाबदेही ज्यादा बन जाती है। दूसरी बात, मैं बस 1 सेकंड में और बात रखूंगा। दूसरी बात है कि आप सब कुछ 100 साल पहले नहीं डाल सकते। हमने देखा 50 साल से हम देख रहे हैं कि गड़बड़ हो रहा है, मतलब तभी तो बदला गया। फिर आपको एक बार दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार भी आप ही आएंगे, तीसरी बार भी। लेकिन दूसरी बार जब थोड़ा सा माहौल खराब होगा, जैसे एक प्रश्न चिन्ह बनना है यहीं पर यूपी में लगभग 22 बार पेपर लीक हो चुका है। मतलब अब तक योगी सरकार बिल्कुल मतलब उसके प्रति कानून व्यवस्था को लेकर के और जो है प्रशासन व्यवस्था को लेकर के चकाचौबंद है, लेकिन फिर भी 22 बार पेपर लीक हो गया। अभी मतलब लगभग 6 महीने में 7 बार पेपर लीक हो गया जो भी परीक्षा हो रही है। तो प्रश्न तो खड़ा हो जाएगा, भाई कहाँ पर मंशा खराब है, कहाँ आपके अधिकारी है, कहाँ कुछ गड़बड़ है, या कहाँ किसको क्या मिला है। जैसे आज ही तारीखें घोषित हुई है चुनाव की, तो उसमें एक बात आई थी, उनसे प्रश्न किया गया, एक मैं उस समय सुन रहा था, प्रश्न किया गया, साहब आपने कहा कि इतना पैसा हमने जब्त कर चुके हैं, तो आप हमें, एक मीडिया वाले ने कहा एक प्रश्न और बता दीजिए, इतना पैसा आपने जब्त किया ये तो हमें बता दिया, लेकिन कभी पब्लिक डोनेट में ये नहीं आया कि जो जिनसे पैसा जब्त किया गया उनके प्रति कार्रवाई क्या की गई और वो कहां तक कार्रवाई पहुंची और कितने लोगों को सजा मिली, वो आप तो नहीं बताते। तो आज भी उन्होंने नहीं बताया, बोले वो आप तक पहुंचेगा और हमारी उस पर पड़ा हुआ है, ये क्या मतलब है। तो यहाँ थोड़ी सी प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं और इस पर जो है हम भी सहमत नहीं है इस चीज से। अगर सुधार की बात आए तो सुधारात्मक जो है प्रक्रिया में कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर गड़बड़ है तो उसको व्यवस्था मिलनी चाहिए। और उसका और जो है ईडी की बात और उसकी बात देखते रहे, सरकार इनका यूज करती रही है। रही सुप्रीम कोर्ट की बात, तो मैं बिल्कुल मान सकता हूं कि जज भी एक न एक किसी वैचारिक व्यवस्था से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं और वो, लेकिन उनको वो उस तरह से होना चाहिए निष्पक्ष रूप से, लेकिन नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं विचार आदमी का ऐसा हो जाता है। लेकिन इस पक्ष में मैं समझ रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का सही कार्य है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। बस इन्हीं चीजों के साथ में अपनी बात खत्म। हेलो हेलो हेलो। जी मोहन गुप्ता जी बताइए। देखिए टाइम तो हो गया है, लेकिन बात जो है सभी साथियों ने किया ठीक किया, लेकिन 2-4 बातें जो है ब्रजेश जी मैं भी कहना चाहता हूं। पहला चीज तो है कि जैसे जो सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर जो ये कहा, तो अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो नियम कानून बनाने का अधिकार विधायिका का है, और अगर विधायिका जो है कानून सम्मत या संविधान सम्मत अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड का नियम नहीं बनाया है तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। आप इधर पब्लिक के बीच में और समाज के बीच में और कंपनियों के बीच में क्यों जैसे इस प्रकार की बात आ रही है। दूसरी बात है कि 10,000 करोड़ अगर आया है, 10,000 करोड़ क्या माने रखता है। 10,000 करोड़ को 10-20 के कंटीजेंसी में लोकसभा के क्षेत्र में खर्चा कर दिया जाता है। 1,000 करोड़ तो आम चीज है, जिसे है एक समझ लीजिए कि लोकसभा में खर्चा कर देना, तो कोई चीज नहीं है। लाखों करोड़ में कहीं कुछ आता तो उसकी कुछ बात समझ में आती। तीसरी चीज है कि जिस समय की कोरोना काल था, सारे जज ऑफिस में नहीं आते थे बैठने के लिए और किसी की आवाज नहीं थी। फ्रांस, इटली, जर्मनी जो इतने विकसित राष्ट्र थे, वहां हमारे यहाँ से कई गुना मरने की जनसंख्या थी। उस समय तो किसी की आवाज कहीं कुछ नहीं आई, और सरकार जो है अपने पास अगर इतनी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त किया है, उसको कोई सराह नहीं रहा है और उस पर केवल नुक्ताचीनी कर रहे हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा
कि अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड है तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड को फ्री करना चाहिए, कि जितना भी देना चाहते हैं दें। अब अगर उस पर कहीं 10% टैक्स है तो उसको बढ़ा करके बल्कि 20% कर दे। जितना भी चंदा देना है उसमें फ्री है, 2 नंबर का रुपया हो चाहे 1 नंबर का रुपया हो। लेकिन आज अगर 10,000 करोड़ रुपया आया है और 10% का अगर टैक्स होगा तो 1,000 करोड़ तो पब्लिक के पास आया टैक्स के रूप में। इसको 20% कर दीजिए और जितना जिसको देना है वो देवे, कम से कम कुछ पैसा तो आएगा। वैसे भी 2 नंबर से तो रुपया चला ही जाना है, उसको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोकने पाएगा। मैं यही 2-4 बात का जो है सो हमारे दिमाग में जो आई हमने कहा। बाकी वो सभी साथियों का जो भी कहे वो सब अपने हिसाब से ठीक है था। सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। गिर जाएगा। ठीक है। किसी अन्य साथी का कोई प्रश्न? और हिलाओ नहीं, गिर जाएगा बाबू, मत करो। मीटिंग चल रही है। ठीक है, मैं जी मैं एक दो तीन बातें रखना चाहूंगा। देखिए, एक तो है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की या फिर किस पार्टी को कितना चंदा मिलता है, ये जानकारी ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, पहले से भी रहती थी। मैंने जो गंभीर प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों बताया जाए कि कौन दे रहा है, राइट टू प्राइवेसी है, क्या आपकी इच्छा व्यक्ति को मारने की है, मर्डर करने की है? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है ना कि आज आप सत्ता में हैं और किसी पार्टी ने भाजपा को दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा दे दिया। कल के दिन भाजपा सरकार चली गई, कोई और सरकार आती है तो उस व्यक्ति के क्या मर्डर कर दिया जाए? सवाल तो ये उठता है ना। आप सुरक्षा देने की गारंटी लेते हैं, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, क्या चंदा निजता के अधिकार में आता है कि नहीं आता है? और दूसरी तरफ अपने राइट टू इंफॉर्मेशन दे दिया। सवाल यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतना कॉन्ट्रडिक्टरी क्यों है? क्या ये कचरे का डब्बा साबित हो रहा है जिसे डंप कर देना चाहिए? यही नहीं, हमारे जो न्यायपालिका है वो यही नहीं तय कर पा रही है किसे निजता में रखा जाए और किसे न रखा जाए। मुझे इसमें जो है न्यायपालिका की नीयत पर जो है प्रश्न चिन्ह जो मुझे लग रहा है कि न्यायपालिका की नीयत सही नहीं है। मैंने पिछली चर्चा में भी कहा था कि न्यायपालिका में कम्युनिस्टों का साम्यवादियों का वर्चस्व है। स्वतंत्रता के बाद से ही विधायिका और न्यायपालिका आपसी टकराव में रही है। 2014 के बाद से देखा जाए तो हमारी जो संसदीय प्रणाली है विधायिका कुछ मजबूत दिखाई देने लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि न्यायपालिका को ये लग रहा है कि अगर ये तीसरी बार भी चुनाव जीत करके आ जाते हैं तो न्यायपालिका अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करेगी, या फिर जो कॉलेजियस सिस्टम बना हुआ है कि इसी तरह से परिवार के नाम पर ये चुन करके आ जाते हैं, कहीं इनको अपनी चिंता तो नहीं हो रही है ना कि ये तीसरी बार भी अगर आ गए तो हम लोग पिछले 10 वर्षों से तो जो है कोशिश कर ही रहे। और देखिए न्यायपालिका का टाइम भी तो देखिए, न्यायपालिका जो है कितने समय पर एक्टिव हुई है कि नहीं चुनाव से पहले ही हमको ला करके दे दीजिए। अभी इनको बिल्कुल तुरंत सारी चीजें ध्यान आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इस राजनीतिक चुनाव में विपक्षी पार्टियों के साथ जो है वो न्यायपालिका भी कूद गई है, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो पूरी तरह से संवैधानिक था। ऐसा नहीं है कि संविधान विरोधी था और पिछले 5 साल से 6 साल से ये लगा 2018 से चल रहा था, लाया ही इसीलिए गया था कि पारदर्शिता बनी रहे। अब अगर ये न्यायपालिका ये कह देती है कि पारदर्शिता भी बनी रहे और साथ साथ निजता का अधिकार भी ना दिया जाए, कल के दिन इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो है चंदा कौन देगा? और कोई देगा ही नहीं तो फिर इस देश में जो राजनीतिक चुनाव जो पार्टियों को मिल रहा है वो लाभ किस तरह से या चुनाव प्रचार किस प्रकार से कर पाएंगी? ऐसा लगता है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी शासन में है या एनडीए की सरकार है, कहीं न कहीं जो न्यायपालिका है वह भी विपक्ष के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि न्यायपालिका को निष्पक्ष होना चाहिए। तो ये निजता के अधिकार पर राइट टू इंफॉर्मेशन या राइट टू प्राइवेसी, इन दोनों पर हम लोगों को ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में किसको रखा जाए, किसको निकाला जाए, किसकी कितनी सीमा रखी जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देती है कि हमारे संविधान में गड़बड़ी है और संविधान में संशोधन होना चाहिए या फिर उसको ठीक करना चाहिए। एक लिमिट तो बननी चाहिए कि मेरी जान के ऊपर खतरा ना आए।
आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सरलता से कह दिया कि सबके नाम सार्वजनिक कर दो। क्या सुप्रीम कोर्ट या यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई कम्युनिस्ट इस बात की गारंटी लेगा कि कल के दिन उस व्यक्ति की हत्या ना हो जाए? ये बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि निजता का अधिकार है तो फिर व्यक्ति को नाम नहीं देना चाहिए। सिर्फ इतना होना चाहिए कि इसने इतना बॉन्ड लिया है, इस पार्टी को इतना किया, लेकिन किसने किस पार्टी को दिया है? अगर इस गोपनीयता को भी हटाया जा रहा है तो निश्चित स्तर पर आने वाले समय में अगर कांग्रेस किसी राज्य में आती है, शासन में आती है, तो फिर जो जिन लोगों ने चंदा दिया है उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए व्यक्ति के साथ। बाकी जो है हम लोग मैं समझता हूँ इस विषय ये गंभीर है और ज्ञानेंद्र जी ने बड़े अच्छे तरीके से रखा। अगर सोमवार को इस विषय पर और अच्छी चर्चा हो जाती है, अगर ज्ञानेंद्र जी इस विषय को रखना चाहेंगे तो इस विषय को रखें और एक खुलकर के एक स्वस्थ और बहस चर्चा हो जो है इस पे होनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है कि एक दिन इस चर्चा को और रखा जाए और ज्ञानेंद्र जी ने जो बातें रखी हैं बड़े अच्छे-अच्छे पॉइंट से, बड़े आंकड़ों के साथ उन्होंने रखा है। अगर वो थोड़ा-सा रिपीट होता है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बनेंगे। आज समय भी कम था, लोग भी कम थे, सब रहेंगे तो एक स्वस्थ चर्चा हमें फिर से मिलेगी। जी, बिल्कुल सही मुझे कहा। लगता है कि आज हमें अब मीटिंग को बंद करना चाहिए। हाँ, जी, बिल्कुल। ठीक है जी, सबको नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। Fine.